बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे और किस तरह सेल के अंदर सिग्नल कन्वर्ट होता है, बाहर से आने वाला सिग्नल सेल के अंदर किस तरह कन्वर्ट होता है, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम हार्मोन्स के मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे एक लेक्चर में। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिपिड इनसॉल्युबल हैं और मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अब इनका फंक्शन कैसे होगा हार्मोन्स का। सेल के अंदर तो ये दाखिल हो नहीं सकते, तो बाहर से ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए सेल के अंदर एक दूसरी किस्म का मैसेंजर मौजूद है। एक फर्स्ट जो मैसेंजर है वो तो हम हार्मोन को कह रहे हैं, यानी हार्मोन आ रहा है, वो फर्स्ट मैसेंजर है सेल के पास। फिर मज़ीद अंदर भी एक सेकंड मैसेंजर होता है। तो दूसरा मैसेंजर यहाँ पर इस्तेमाल होगा सेल के अंदर सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने के लिए, यानी सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि सेकंड मैसेंजर की फार्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ये सारा मैकेनिज़्म डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के सेकंड मैसेंजर बताए गए हैं। 3 तरह के सेकंड मैसेंजर यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो सेकंड मैसेंजर है सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग करने के लिए, वो है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स। इसके अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी और साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट भी शामिल हैं। दूसरा मैसेंजर है इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स या फिर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट INSP3 और डाईएसाइल ग्लाइसरोल। ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तीसरा सेकंड मैसेंजर है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन में भी कुछ ऐसा रोल है कि वो सिग्नल को कन्वे करता है बाहर से अंदर की तरफ। अब इसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि पता कैसे चला कि एक सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत है सेल के अंदर। सबसे पहला एविडेंस तो यही है कि जो हार्मोन होता है वो सेल के अंदर लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन दाखिल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। और सेकंड मैसेंजर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ये कैसे पता चला हमें। सेकंड मैसेंजर एग्जिस्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो कि W सदरलैंड ने 1950 में किया। उस एक्सपेरिमेंट के कुछ पार्ट्स थे। सबसे पहले पार्ट में ये था कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की सेल्स में अमाउंट बढ़ जाती है जब हम उनको कुछ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब सेल के बाहर अगर हम हार्मोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट बढ़ रही है, जो कि एक रेगुलेटरी एजेंट है, यानी सेकंड मैसेंजर है। अब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है जो वो क्यों बढ़ रही है सेल में, उसके लिए एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, जो कि ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। नाम से पता चल रहा है साइक्लेज, तो साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। तो अब इस हार्मोन के वजह से, बाहर से आने वाले हार्मोन की वजह से इस एंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ रही है। इस एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से साइक्लिक AMP बढ़ रही है। तो एक्सपेरिमेंट में एक और चेंज लेकर आए। चेंज ये था कि सेल्स की मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, साइक्लेज की एक्टिविटी डिसअपेयर हो गई। जिससे ये पता चलता है
कि ये एंजाइम जो है इसका ताल्लुक़ है किसी मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के साथ या मेम्ब्रेन के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है। फिर तीसरा जो एक्सपेरिमेंट में चेंज था वो ये था कि देखा गया जब कि ये एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज सेल के अंदर से तो बाहर या बाहर से अंदर तो नहीं गुज़र सकता, तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सेल के अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र करता है ये बाहर से आए हुए मैसेज को, क्योंकि बाहर से हार्मोन दाखिल नहीं हो सकता। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस बनाया गया कि दूसरा कोई मैसेंजर इस्तेमाल होता है। हार्मोन जो हैं वो इनसोलेबल लिपिड हार्मोन, लिपिड इनसोलेबल हार्मोन सेल के अंदर दाखिल नहीं होते। अब इसके अंदर हम सबसे पहला इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ सबसे पहले वाले हार्मोन के सेकंड मैसेंजर की फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिटेल की तरफ जाएं, डायग्राम्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का पहले भी ये आप पढ़ चुके होंगे न्यूक्लिक एसिड्स वाले टॉपिक में, और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स को लिपिड में डिस्कस किया होगा आपने, इनोसिन से रिलेटेड है ये स्ट्रक्चर है जो ये ट्राईफॉस्फेट है, क्योंकि इनोसिन पे यहाँ पर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो ये सेकंड मैसेंजर्स हैं सारे जिनको हम देख रहे हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड सिग्नलिंग से, यानी कि साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी से। इस लेक्चर में सिर्फ साइक्लिक एएमपी की डिस्कशन होगी। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है जो ये कैसे फंक्शनिंग करता है, इधर से बात स्टार्ट हो रही है कि एक रेगुलेटरी एजेंट है जिसकी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी हैं, कुछ रिसेप्टर्स ज़रूरी हैं और अफेक्टर्स भी। तो इस सारी बात को समझने के लिए हम डायग्राम नंबर 9.11 को यूज़ करेंगे। पूरी बात की मैं जो रीडिंग है वो नहीं कर रहा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर वीडियो। तो इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है जो ब्लू लाइन है। अब जो स्टिमुलेटरी सिग्नल आता है, यानी कि हार्मोन और इनहिबिटरी सिग्नल की फॉर्म में भी हो सकता है हार्मोन, वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। RS स्टिमुलेटरी रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करने का रिसेप्टर, और RI इनहिबिटरी सिग्नल को रिसीव करने वाला। इसके बाद सेल के अंदर कुछ ट्रांसड्यूसर होते हैं, मतलब बाहर से आए हुए सिग्नल को चेंज करते हैं, ट्रांसड्यूस करते हैं दूसरी फॉर्म में। यहाँ पर जी प्रोटीन मौजूद है, ये जी प्रोटीन है, GS और GI। जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं, ये GTP इसके साथ अटैच होती है, इस वजह से ग्वानिन अटैचमेंट की वजह से ये दोनों के लिए अलग अलग हैं, स्टिमुलेटरी के लिए भी और इनहिबिटरी के लिए भी। इससे क्या है, जब ये सिग्नल आएगा इधर इसके पास अटैच होगा ये प्रोटीन, तो सिग्नल आने की वजह से रिसेप्टर इसको एक्टिवेट कर देगा, ये रिसेप्टर इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेशन से क्या होगा, ATP को ये यूज़ करेगा, GTP को ये यूज़ करेगा ये प्रोटीन, और एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसने क्या करना है, मैसेज को मज़ीद आगे लेकर आना है एक और
एंजाइम के पास जो कि सेकंड मैसेंजर को बनाता है, सेकंड मैसेंजर को बनाने वाले एंजाइम के पास पॉजिटिव फीडबैक देगा और एडिनाइलेट साइक्लेज है जिसका नाम यहाँ पर एंजाइम है, ये इसने क्या करना है, एटीपी को कन्वर्ट करना है साइक्लिक एएमपी की फॉर्म में। साइक्लिक एएमपी ने आगे चलकर मैसेज को मज़ीद आगे कन्वे करना है, यानी कि ये सेकंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी। ये प्रिकर्सर था एटीपी, फास्फोराइलेटेड प्रिकर्सर। एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर के बारे में एक पूरा लेक्चर है एम्पलीफिकेशन का, सिग्नल एम्पलीफिकेशन का, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर एडिनाइलेट साइक्लेज को एम्पलीफायर कहा गया है और ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन्स को कहा गया है। सिग्नल को लेकर आ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं सिग्नल को। कितने पॉइंट्स पर इसके अंदर एम्पलीफिकेशन होती है सिग्नल की, ये भी हम एक पूरे टॉपिक के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे। बहरहाल सिग्नल आना था असल में तो बाहर से, क्योंकि बाहर से हार्मोन अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो ये पूरा एक मेकनिज़म हुआ जिसके थ्रू ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनना शुरू हुई और आगे आ जाएगी। अब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट से क्या होगा, इस बात की डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए प्रोटीन है जिसका बहुत सारा फंक्शन है, नीचे इसमें फंक्शन बताए गए हैं। बहरहाल ये फंक्शनिंग कैसे करेगी, जब CAMP आकर इस पॉइंट पे यहाँ पर इस साइड पर अटैच होगी, तब यहाँ से ये जो इनहिबिटरी पोर्शन है, ये इनहिबिटरी पोर्शन निकल जाएगा। ये वाला पोर्शन है जो टॉप पे, यानी इसके दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन और एक ऊपर वाला पोर्शन, ये इनहिबिटरी पोर्शन है। और इस टाइम पर जो प्रोटीन है ये इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड मतलब ये फंक्शन नहीं कर रही, जो ये वाले फंक्शन इसने करने थे ये सारे फंक्शंस ये नहीं कर रही। जैसे इसके ऊपर GAMP आएगा, ये इनहिबिटरी प्रोटीन, इसकी इनहिबिटरी सब यूनिट ऊपर वाला ये रिलीज़ हो जाएगा। बाहर इनहिबिटरी सब यूनिट आ गया और अकेला ये वाला पोर्शन रह गया। ये वाला पोर्शन जब अकेला रह जाएगा, फास्फोराइलेटेड हो जाएगा, यानी ये वाली फास्फेट इससे आ जाएगी और CAMP अटैच होगा। उस टाइम पर ये एक्टिव है और इसने अपने ये सारे फंक्शन करना शुरू कर देने हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसड्यूस होके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आएगा और सेल ने फिर क्या करना है, सेल का इंटरनल रेगुलेटर ये था, हार्मोन इसके पास नहीं आ सकता था, लेकिन हार्मोन ने कोई दूसरा मैसेंजर यूज़ किया, सेल ने दूसरा मैसेंजर यूज़ किया जो हार्मोन के सिग्नल को लेकर इधर तक आया, इसको एक्टिवेट या इनहिबिट करवाया। अभी इस लेक्चर में हम एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट इसमें इनहिबिटरी की भी बाद में बात करेंगे। तो बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है प्रोटीन काइनेज ए, और ये फंक्शन याद रखने हैं आपने। कुछ अफेक्टर्स भी हैं। अब सेल ने कुछ रिस्पांस तो देना था, जब उसके पास कोई हार्मोन मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ तो उसका ये सारा रिस्पांस इसके मुताबिक होगा। रिस्पांस जो हमारे पास हार्मोन आएगा उसके मुताबिक होगा, यानी पॉजिटिव रिस्पांस होगा अगर इनहिबिटरी हार्मोन आया, तो फिर नेगेटिव रिस्पांस होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो सब के ऊपर नेगेटिव भी आ सकता है, किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात इधर तक एंड होती है मैकेनिज़्म की, कि कैसे ये फंक्शन करते हैं। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट वाला मैकेनिज़्म कैसे कंप्लीट होता है, इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहिबिटरी इफ़ेक्ट वगैरह के बारे में और स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।